नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 18 जून 2024 यूजीसी नेट हिंदी प्रश्न पत्र के पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत हम आगे के प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे हुए थे वो अपने उत्तरों को इससे मिलाएंगे और हमने पूरी कोशिश की है कि प्रामाणिक उत्तर आपको दिए जाएं, आपको इधर-उधर भटकना न पड़े। तो अगला जो सवाल है यहाँ पर कि शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। नाम दिया गया कुमार, ईश्वरदत्त, देवदास, सदाशिव, राघवन। तो जब आप शेखर एक जीवनी उपन्यास को पढ़ेंगे तो इसमें एंटीगोनम क्लब में कुल 4 सदस्यों को रखा गया है, जिसमें एक सदस्य शेखर है, इसके बाद सदाशिव, राघवन और देवदास है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है कि बी डी ई यानी कि सदाशिव है, ठीक है, फिर राघवन है, फिर देवदास है। ठीक, कुल संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, शेखर को बीच में अगर आप जोड़ लेंगे तो आगे के लिए आपके लिए एक और तथ्य यहाँ पर मिल जाएगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? यहाँ पर हमें बताना है कि यह कथन किस लेखक का दिया गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध आप पढ़ेंगे, साहित्य की महत्ता, ठीक है, और उसमें इस कथन को दिया गया है, साहित्य की महत्ता नाम का निबंध है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और ये निबंध आपको मिल जाएगा इग्नू के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिसका मैंने पेपर लिया हुआ है उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को जरूर लगाया, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो जब आप एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे उसमें कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 को पढ़ेंगे तो यशराज के बारे में शुरुआत में ही बताया गया है कि यशराज जो है वो बीएससी, बीटेक और एलएलबी किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो इसको आप अपना नोट कर सकते हैं, बीएससी किया था, फिर बीटेक किया, फिर एलएलबी किया है यशराज। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों या वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कविता कुल 8 पंक्तियों की है और उसमें जीव जंतुओं का उल्लेख किया गया है और इस कविता की व्याख्या हमने बड़े ही मनोयोग से अपने चैनल पर की थी। जो भी बच्चे जुड़े होंगे, पढ़े होंगे, तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले नंबर पर है चक्की, ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है यहाँ पर कानी कुतिया का जिक्र किया गया है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है छिपकली, ठीक है, फिर चौथे नंबर पर है चूहा और 5वें नंबर पे है कौवे। कौवे ने खुजलाई पाखें। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि डी ए ई सी बी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कूट जो बन रहा है क्रम के अनुसार डी ए ई सी बी। ठीक है, इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है जो कि नाटकों के प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से पूछा गया है, लेकिन इस बार एनटीए ने थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया है। प्रकाशन वर्ष तो पूछा है लेकिन आप देख रहे हैं कि चरित्रों के आधार पर पूछा है। ठीक है, तो नाटकों के नाम दिए गए हैं, नाटकों के नाम दिए गए हैं, बल्कि नाटकों के जो भी पात्र हैं उनके नाम दिए गए यहाँ पर, पहले से बाद के क्रम में हमें बताना है। अलका, अनुनासिक, नारायण दास, अशोक, लोचन बाबू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलका जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुनासिक जो है वो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का, उसका एक पात्र है। ठीक है, 1958 में। इसके बाद नारायण दास आप देख रहे हैं कि अंधेर नगरी का है। ठीक है, 1881 में। अशोक जो कि आप देख रहे हैं कि आधे अधूरे का एक पात्र है, ठीक, जिसका प्रकाशन हुआ 1969 ईस्वी में।
और लोचन बाबू जो कि महाभोज नाटक का पात्र है और इसका प्रकाशन हुआ 1979 में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो क्रम होना चाहिए, पहले नंबर पर ई, फिर आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चौथा ऑप्शन हो रहा है वो सही हो रहा है कि पहले नंबर पर ई, फिर दूसरे नंबर पर ए, फिर तीसरे नंबर पे जो सी ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन और पांचवें नंबर पर डी ऑप्शन है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इंद्र जो है वो एक कमानीदार चाकू लेकर फेरी वाले जो भी इत्र फरोश व्यक्ति है, इत्र बेच रहा है, और उसके ऊपर हमला करता है। और वो तो इससे अच्छे से बातचीत करता है लेकिन उसको उम्मीद नहीं रहती है। ठीक है, इंद्र है। ठीक है, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है या फिर हमला करता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर शीर्षक दिए गए हैं। अब मैं प्रैक्टिस सेट में भी अलर्ट किया था कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर देखिए सवाल आ भी गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला है। ठीक है, CADE बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर है यहाँ पर प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, जो कि आप देखेंगे प्रकरण 2 के अंतर्गत अध्याय 2 में है। ठीक है, चैप्टर 2 में इसको लिखा गया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, ये क्या है? चैप्टर 3 में है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि उर्दू का जन्म तीसरे नंबर पर यहाँ पर हो गया, उर्दू का जन्म, जो कि आप देखेंगे ये भी चैप्टर नंबर 3 में दिया गया, अध्याय 3 में। चौथे नंबर पर है शिक्षा में क्रांति, जो कि अध्याय 4 में है। इसके बाद जो पांचवें नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, जो कि अध्याय 4 के अंतर्गत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है वो ऑप्शन पहला है। ठीक है, पहले नंबर पर सी, दूसरे नंबर पर ए, फिर तीसरे नंबर पर डी, चौथे नंबर पर ई और पांचवें नंबर पर बी हो गया। ठीक, तो सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर चरित्रों के नाम दिए गए। इस बार ये ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को पूछा जाता था, अब देखिए पात्रों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सोमराज साहनी का नाम दिया गया है, जो कि झूठा सच से जुड़ा हुआ है, 1958 ईस्वी। काशी शाह, जो कि जिंदगी नामा उपन्यास का पात्र है। ठीक है, इसको हम इसका अगर ईयर देखें तो 1979। रूपन बाबू, जो कि राग दरबारी से है। ठीक, तो इसको हम 1968 लिख देते हैं। प्यारू, जो कि मैला आंचल का पात्र है, और इसको 1954 आप लिख दीजिए। और प्रतापी नाम का जो पात्र है वो है धरती धनन अपना, आज जो कि 1972 का उपन्यास है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो क्रम बन रहा है, क्रम के अनुसार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा होगा कि पहले नंबर पर हो गया डी ऑप्शन, फिर दूसरे नंबर पर सोमराज साहनी का हो गया। ठीक है, ए हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर आपका जो उपन्यास आना चाहिए वो हो गया राग दरबारी का, रूपन बाबू का। चौथे नंबर का जो है वो आपका 1972 धरती धन्ना अपना हो गया यहाँ पर। पांचवें नंबर पर है जिंदगी नामा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला, फिर इसके बाद ये दूसरा नंबर हो गया, फिर ये तीसरा नंबर, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर हो गया प्रतापी और पांचवें नंबर पर कासिम शाह। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा वक्त लेकर तो हल करना पड़ेगा, ताकि आगे अगर ऐसा दोबारा दोहरा कर प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर कर पाए। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर, जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों या मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पंक्तियां हैं। ठीक है, आले दवाले मेरी गुड्डियां, मैनू नहीं खेलंदा चावरे। ठीक है, मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, अव्वल हमद खुदादा बिरज कीजे, इश्क
कीता सु जगदा मूल मियाँ, मियाँ मजनुआ ओ, चिट्ठे तेरे दंद दिखी हंसिया ओ, चढ़ गए चेत पड़ी फुहार, यारो बहुत बड़ी सरकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले नंबर पर है वो है आपका अव्वल हमदा हमद खुदा दा बिरज कीजिए, ठीक है, पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चढ़ गए खेत पड़ी फुहार, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है आपका मैं सूरज अगन जलाऊंगी। फिर चौथे नंबर पर है मियाँ ओ मजनुआ, और पांचवें नंबर पर है आले दवाले मेरी गुड्डियां। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन पहला, ठीक है, CEBDA इसका जो कूट बन रहा है यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। युगल गीत, पूजा गीत, वंदना, समूह गान, डंडा गीत, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं जिनको कि हमें क्रम के आधार पर लगाना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या आता है, वंदना, ठीक है। बकरी नाटक पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर पर है वंदना है। फिर दूसरे नंबर पर युगल गीत है। फिर तीसरे नंबर पर डंडा गीत है, और चौथे नंबर पर है पूजा गीत, और पांचवें नंबर पर है समूह गान। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम इसको मिला भी लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा, इसको आप नोट कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बारीकी से इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा तभी इसके सही जवाब तक पहुंच पाएंगे आप, ठीक। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सूची मिलान पर है और कथन और कहानी पर आधारित है, जिसमें दिया गया मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है। ये कथन लिया गया है तीसरी कसम से, ठीक है। वो प्रसंग है जब हीरामन बैलों को मारना शुरू कर देता है, तो ये हीराबाई जो मना करती है, ठीक। तो 1 का 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो पूरा आपका ऑप्शन मिल जाएगा तुरंत तुरंत। आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखें जिससे कि आप एग्जाम में बढ़त बना लें या फिर गलत न करें, ठीक। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र है। इस बार प्रश्न में पेपर में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चन जरूर पूछे गए। देखने में सब क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, मतलब देखने में लग रहे हैं, लेकिन सही मायने में नहीं है। जब तक क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा को ठीक से आप नहीं पढ़े रहेंगे तो मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी पात्र आए हुए हैं उसमें राधा है, ठीक है, सुरसती है और प्रताप नारायण है, यानी कि जो कूट बन रहा है BDE वाला कूट यहाँ पर बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, सुरसती, जिसमें कि बताया गया कि अपभ्रंश का ये शब्द है सरस्वती का, वो सुरसती हो गया जो कि लेखक की माँ है, इसमें बताया गया है जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है जो कि वन लाइनर एकदम से प्रश्न है कि जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है हेमचंद। तो इसको आप पहले से भी याद किए होंगे। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, हमने प्रैक्टिस सेट में भी कई बार इस चीज को बताया हुआ था, ठीक। द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स, ठीक है। लिटरेरिया बायोग्राफिया हो गया कॉलरिज, और द रेटोरिक्स हो गया अरस्तु का। तो इसका जो यहाँ पर विकल्प बन रहा है, विकल्प एक बार हम देखें तो डी का 2 है, ठीक है। तो कई जगहों पर डी का 2 दिया गया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक राउंड आपको और चलना पड़ेगा। सी का 1 हो रहा है, सी का 1 भी कई जगहों पर दिया है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि बी का आईवी दिया है, ठीक। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथे नंबर पर है, और आप मिलान भी कर लीजिए, ठीक। आगे के लिए ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है। बांगरू बोली जो है जिसको कि हम हरियाणवी का दूसरा नाम भी जानते हैं, सही जवाब है हिसार। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, और जितने भी दिए गए हैं वो सब ब्रज भाषा के क्षेत्रों में है, लेकिन बांगरू बोली का अगर क्षेत्र माना जाए तो हरियाणा में जो हिसार है उसको आप मान सकते हैं। सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित करना है हमें, कहानीकार और कहानी से रिलेटेड दिया गया है, और यहाँ पर हमें मिलान करना है। राजेंद्र यादव की जो कहानी है उसका नाम है यहाँ पर
अपने पार, इनके एक कहानी संग्रह को पढ़ेंगे जिसका नाम ही है ढोल और अपने पार। ठीक है, ढोल और अपने पार नाम की एक कहानी संग्रह है और उसी से ये प्रश्न बना हुआ है। तो ए का आई भी होगा। तो आप देखिए ए का आई भी सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन 2। लेकिन आगे के लिए हम इसको मिलान कर लेते हैं। अज्ञेय का हो गया जिज्ञासा, जयशंकर प्रसाद का हो गया चित्र लिखे पत्थर, और माधवराव सप्रे का हो गया एक पथिक का स्वप्न। जबकि आपके सिलेबस में माधवराव सप्रे की एक अलग कहानी लगी हुई थी, उससे प्रश्न यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चाहे करसती, है विलख बदन विलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगन की नारी फरकती। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? सही जवाब है भूषण द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है एक साहित्यिक की डायरी से यहाँ पर पूछा गया है, अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इस पर हमने आखिरी समय में प्रैक्टिस सेट भी करवाया था, लेकिन विकल्प अलग अलग थे। फिर भी आप अगर इन दोनों विकल्पों को जान जाएंगे तो सही इसका जवाब आप बता देंगे। ठीक, तो देखिए पहले नंबर पर कौन सा है? तीसरा क्षण है, यानी डी ऑप्शन जिसमें पहले होगा वही हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर हो जाएगा डबरे पर सूरज का बिंब। फिर तीसरे नंबर पर हो रहा है नए की जन्म कुंडली। ठीक, इसका मतलब ई हो गया यहाँ पर। बीरकर जो कि चौथे नंबर पर है ए, और पांचवें नंबर पे हो गया विशिष्ट और अद्वितीय। तो ये था एक साहित्य की डायरी के अध्यायों का शीर्षक क्रम। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए। जब तक आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का नहीं पढ़े रहेंगे, इस प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसलिए शुक्ल जी की किताब से आपको दूर नहीं भागना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि छायावाद के संबंध में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है इसमें। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई, ये शुक्ल जी का यहाँ पर नहीं है। जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। मतलब छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा, ये कथन सही है। इसके बाद जो कथन दिया गया है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ, यह गलत है। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी, यह कथन यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कूट बन रहा है, कूट बन रहा है ए, फिर इसके बाद सी, फिर ई। ठीक, तो देख रहे हैं सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, यहाँ पर सही जवाब है ए सी ई। ठीक है, जिसका पेपर है उसका भी आंसर यहाँ पर सही हुआ है। अगला प्रश्न है कि उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, और यहाँ पर उपन्यासों का ही नाम दे दिया गया है। तो चित्रलेखा जो कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, फिर विराटा की पद्मनी जो कि वृंदावनलाल वर्मा की, अलका जो कि निराला का उपन्यास है। इसके बाद हम राम रहीम देखते हैं जो कि राधिका रमण प्रसाद सिंह का है, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ। विस्मृति के गर्भ में 1956 में ये आया जो कि राहुल साकृत्यायन का है। तो कुछ ऐसे उपन्यास होंगे जिनके नामों को आपको लेकर होगा कि किसका उपन्यास है। तो यहाँ पर मुझे यही एक नया दिख रहा था, बाकी तो आप कर लेंगे। ठीक, तो अब क्रम हमें करना है, तो जिसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका ई, फिर दूसरे नंबर पर ए, फिर तीसरे नंबर पर ये क्या है, ये 36 में होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर सी, यानी कि ई ए और सॉरी यहाँ पर हाँ तीसरे नंबर पर सी आ गया, तो हो गया सी, यहाँ पर लिख देता हूं। फिर आ गया बी और फिर डी, ई ए सी बी डी। तो आप देख रहे हैं कि ई ए कहीं नहीं, इसमें ई एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया हुआ, ऑप्शन तीसरा। ठीक, अगर अलका को हम 1933 मानते हैं और प्रकाशन वर्ष तो अलका का है ही, जो कि निराला का उपन्यास है, तो पहले नंबर पर अलका हो गया। देखिए इस क्वेश्चन पे आप लोग बाद में आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखिए खुद आपके सामने दे रहे हैं जो कि होना चाहिए पहले नंबर पर अलका, फिर दूसरे नंबर पर होना चाहिए था चित्रलेखा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद होना चाहिए आपका विराटा की पद्मनी जो तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर
पे होना चाहिए था राम रहीम, जो कि यहाँ पर है, और सबसे आखिर में होना चाहिए था डी। तो शुरुआत और अंत तो सही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप इस पे उठा सकते हैं आपत्ति का, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब देखिए, अगर प्रकाशन वर्षों वर्षों की दृष्टिकोण से देखें तो सही जवाब क्या हो रहा है, ऑप्शन 3 जो है ये 95% सही है। बाकी और कोई ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि सही कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है जो कि हमने प्रिय प्रवास की भूमिका बताते समय और उसके सार संक्षेप में एक वीडियो हमने बनाई थी बहुत पहले। उसमें बताया गया था कि हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम क्या रखना चाहते थे, ब्रजांगना विलाप नाम रखना चाहते थे। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। कोसी का घटवार कहानी के पात्र कौन कौन से हैं यहाँ पर हमें बताना है। तो लक्ष्मण है, फिर गुसाई है और धर्म सिंह है जो कि हवलदार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कूट बनना चाहिए बी डी ई बनना चाहिए। सही जवाब है बी डी ई, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है निर्वाण, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, या फिर देश निकाला। तो वैसे तो हम जानते हैं कि मोक्ष का अर्थ होता है निर्वाण, लेकिन जब आप नाटक पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी तो उसमें पुरोहित ने जो भी रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के बारे में मोक्ष की आज्ञा देता है तो उसका अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। इसका सही जवाब है विवाह या विच्छेद या तलाक, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। इस प्रश्न का उत्तर तब आप समझेंगे जब थोड़ा सा नाटक को आप देखेंगे। ये नाटक का एकदम से अंतिम दृश्य है जहां पर पुरोहित है, रामगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है, शिखर स्वामी है, ये लोग हैं। एक जगह पुरोहित कहता है कि विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और ये बातें आगे चल रही हैं। फिर पुरोहित हंसते हुए एक जगह कहता है, राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा। यहाँ पर क्लीव शब्द का एक प्रयोग किया जा रहा है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है नामर्द, ठीक है, नपुंसक या फिर कायर, ठीक, या फिर डरपोक। क्लीव का अर्थ यहाँ पर है डरपोक के अर्थ में, कायर और जो भी अर्थ हमने बताया। और इसी में पुरोहित आखिर में कहता है कि मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो मोक्ष की आज्ञा मतलब दोनों में अगर आपस में सामंजस्य नहीं है तो विवाह विच्छेद और या तलाक की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर देखिए मोक्ष का अर्थ हो रहा है ऑप्शन तीसरा। और ये यहाँ पर चलता है प्रसंग और अंत में क्या है कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त पे आक्रामक हो जाती है और कहती है कि राम तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त बोलता है यही परिवर्तन, तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या। वो बोलता है कि सही में मैं डरपोक हूँ जिस हिसाब से तुम बोल रही हो। और वो जाता है, यहीं पर चंद्रगुप्त और रामगुप्त में थोड़ी सी झड़प होती है, लेकिन रामगुप्त जैसे ही प्रहार करता है वैसे ही चंद्रगुप्त की रक्षा एक सामंत कुमार कर लेता है और रामगुप्त वहीं पर गिर जाता है। और यहाँ पर फिर सामंत कहता है कि चंद्रगुप्त की जय, और पूरा जो परिषद है वो कहता है महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। तो नाटक का ये आखिरी दृश्य यहाँ पर है जिसको कि आप देखेंगे तो सही उत्तर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पर अंधा युग के अंकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और देखिए अलग अलग 5 टॉपिक दिए गए, तो हम यहाँ पर मिलान करते हैं कि पहले नंबर पर पशु का उदय, फिर दूसरे नंबर पर अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर तीसरे नंबर पर पंख, पहिए और पट्टियां, फिर चौथे नंबर पर गांधारी का शाप और 5वें नंबर पर प्रभु की मृत्यु। आप देखेंगे जब अंधा युग पढ़ेंगे तो इनका वो भी दिया गया है, शीर्षक भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये सब आखिरकार किस अंक के नाम है और क्या है, ठीक है ना, तब आपको आनंद आएगा। बाकी तो आंसर की आप मिलान कर ही लिए होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ठीक है।
पहले नंबर पर ई, फिर दूसरे नंबर पर ए, तीसरे नंबर पर डी, चौथे नंबर पर सी और पांचवें नंबर पर बी है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा के किस शताब्दी में हुए। तो यहाँ पर जो भी शताब्दियां दी गई, सही जवाब है 10वीं शताब्दी। ठीक है, पुष्पदंत का जो भी समय माना जाता है 10वीं शताब्दी माना जाता है। तो हमने कुल 25 प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा की है और पूरी कोशिश की है कि आपको प्रामाणिक उत्तर मिले, आप एकदम से संतुष्ट रहें कि हाँ भले लेट हो रहा है लेकिन कम से कम हम सही उत्तरों को जान पा रहे हैं और मिला रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कुल 50 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है और कट ऑफ के रुझान को जानने के लिए ये 50 प्रश्न काफी हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, तो इससे एक अनुमान लगेगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है। देखने में तो प्रश्न इजी दिख रहे हैं लेकिन उतना इजी नहीं है, इनको मैं कठिन में ही रखूंगा। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले प्रश्नों के उत्तरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।